हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर की जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। पेपर का कोड है 013। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सिलेबस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये फाउंडेशन कोर्स का फाइनल टच वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है पेपर में। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 के 5 क्वेश्चन पर बात करेंगे आखिर आपको कैसे तैयार करनी है, एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसका वीडियो मैंने कल ही प्रोवाइड करा था। 10 से 15 मिनट का वीडियो है भैया, अगर आप उसको देख लेंगे ना, ये 10 मार्क्स तो आपके उससे कंफर्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड किया था। लगभग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, और इन्हीं 100 क्वेश्चन में से कोई आपसे 15 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और 15 में से किसी 10 का आंसर आपको करना होता है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का मतलब है कि आपके 40 मार्क्स इधर से कंफर्म हो जाने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप 5th में पूछा जाता है और 4th में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ही दी है। पर्यायवाची पूछा जाता है और महान विभूतियों पर टिप्पणी। तो इसके बाद तो मुझे लगता है आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी। तो चलिए, अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो 60 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इसमें यही है, अगर यहाँ से 60 कंफर्म हो जाए, उधर के 40 तो आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट टाइम हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट टाइम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की जगह शायद से 10 मार्क्स कर दिया था, और 20 मार्क्स का आपको एस्से लिखने को मिला था। और वो एस्से भी कैसा मिला था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए थे कि प्रदूषण से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है, या फिर टेलीविज़न का हमारे ऊपर क्या रोल है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे लिखने को आ जाए, उसको तो आप अपनी आपसी समझ से कर सकते हैं। उसमें तो कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि मीडिया हमारे सोसाइटी पर किस तरीके से हमें अच्छी अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसे आ जाए तो वो आप कर दीजिएगा। तो पैटर्न तो बेसिकली यही है। अगर इसका पैटर्न कम होता है, 30 की जगह 15 का हो जाता है, और 15 का आपको एक निबंध लिखने को मिल जाए, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको बस एक काम करना है, कॉपी को खाली छोड़ के नहीं आना है, उसमें कंटेंट लिख के ही आना है। अगर आप क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंटेंट लिख के आते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। हो सके ऐसा हो सकता है कि 10 की जगह आपको 7 मार्क्स मिल जाए, 8 मिल जाए, लेकिन अगर खाली छोड़ के आ जाएंगे तो 10 में से 0 मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आपको खाली नहीं छोड़नी है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1। फाइनल टच वीडियो है, कंप्लीट सिलेबस को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, सेकेंड और थर्ड का भी ऐसे ही। फर्स्ट क्वेश्चन वेद से पूछा जाता है और 3 मंत्र दिए जाते हैं, 3 में से किन्हीं 2 का आपको आंसर करना होता है, जैसे कि क्वेश्चन में बात की गई है। तो इम्पोर्टेंट मैंने 2 वीडियोस कराई है मंत्रों पर भी, कुछ और इम्पोर्टेंट मंत्र को इसमें देख लेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 गायत्री मंत्र आपको कराया है, डबल स्टार कर देता हूँ, पूछा जाएगा इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया हुआ है, ये भी आपको करके जाना है। उसके बाद थर्ड, ये भी मैंने कराया है, डबल स्टार है, करके जाना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, छोटा सा ही मंत्र दिया गया है। ये मैंने आपको कराया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 कराया है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में एक बार आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ ब्रीफली में।
क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है यज्ञाग्रतो, तो ये बेसिकली कॉमन वर्ड हो जाएगा इसमें, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद संदर्भ लिखना है आपको। प्रस्तुत श्लोक शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प सूत्र से उद्गत है। तो उद्गत मतलब लिया होता है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य, छंद त्रिष्टोप और स्वर देवत है। स्वर इसमें देवता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें कॉमन ही हैं, जैसे छंद त्रिष्टोप और ऋषि याज्ञवल्क्य, तो इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या बात की गई है प्रसंग में आपको बता देना है। प्रस्तुत मंत्र में सभी इंद्रियों के प्रकाशक शक्तिशाली मन की विभिन्न विशेषताएं बताते हुए उसके शुभ संकल्पों से युक्त होने की कामना की गई है। तो थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, इनको आपको याद कर लेना है। उसके बाद आता है इसमें हिंदी अर्थ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो मनुष्य परमात्मा की आज्ञा का पालन और विद्वानों का साथ करके अनेक विधि से सामर्थ्य मन को शुद्ध करता है, जो दिव्य मन जागृत अवस्था में पुरुष से दूर चला जाता है, अन्य ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा अधिक दूर जाता है, जो गुण से संपन्न या आत्मा का दर्शन करने वाला है, जो दिव्य गुणों से संपन्न या आत्मा का दर्शन करने वाला है, वैसे ही जो व्यक्ति की सुप्तावस्था से समय दूर चला जाता है, तो बहुत दूर अतीत, अनागत, वर्तमान तीनों कालों से मतलब तीनों कालों में जानने वाला है, जो सभी बाह्येंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है, वह मेरा मन शुभ संकल्प अर्थात कल्याणकारी संकल्प वाला हो जाए। 6 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है और ये भी मैंने आपको करा दिया है। तो बेसिकली याद करने वाला ही क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ समझाया नहीं जा सकता। ये पेज मतलब इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा बड़ा ज़रूर दिया गया है, लेकिन आप एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ये। उसके बाद जिसमें आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको करके जाना है। हो सके आपको इस बार पेपर में देखने को मिल जाए, तो ये मैंने पहले मिस कर दिया था, इस बार आपको याद कर लेना है। और डबल स्टार है, ध्यान से इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। दूते से इसकी स्टार्टिंग होती है और यजुर्वेद 36 और 18 से आपको याद कर लेना है। उसके बाद इसमें बता दीजिए प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां स्रोत है। इसमें ऋषि दध्ये दंडावरण, देवता ईश्वर और छंद भूरिक जगती है। तो ये वर्ड आपको याद कर लेना है, थोड़ा सा अलग ही है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें इस बार पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, वह सतोता पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी प्राणी उसके साथ मित्रता व्यवहार करे। तो ये श्रोता होगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। श्रोता वो होते हैं जो सत्संग में बैठकर मतलब यज्ञ में बैठकर यज्ञ का आनंद प्राप्त करते हैं, जिनको श्रोतागण भी बोला जाता है। उसके बाद हिंदी अर्थ, हे दुखो एवं अज्ञान को विदीर्ण करने वाले देव, मुझे दृढ़ बनाओ, समस्त प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखे, मैं समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखा करूं, हम सभी परस्पर मित्र की दृष्टि से देखा करें। तो मित्र मित्र से आप इसको याद कर सकते हैं। इजी है, कोई इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने को मिल सकता है। एक बार को आप क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ सकते हैं, लेकिन 7th, 8th और 9th ये तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, चाहे तो एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन और बता दिए हैं मंत्र से, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हीं 8 से 10 श्लोक में से कोई आपको 3 श्लोक देखने को मिल जाए।
अगर आपको 3 भी नहीं मिलते हैं ना, अगर 2 भी मिल गए तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि करने तो आपको 2 ही हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको बताए हैं उनके पेपर में आने के चांसेस नहीं हैं, तो मैं आपको कंप्लीट जितने भी मंत्र दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सभी को दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें बाकी के बचे हुए श्लोक हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको कराया है, बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बाकी के बचे हुए श्लोक हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है 17 और 20। ये भी कई बार पूछा गया है वैसे, लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम हैं। आप भी 17 और 20 को पढ़ सकते हैं। 1-2 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही इजी है, छोटे छोटे से ही हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, जो पूछा जाता है श्रीमद् भगवत गीता से। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, बेसिकली जितनी भी इसकी श्रीमद् भगवत गीता की स्टोरी है ना, जितने भी इसमें श्लोक स्टार्टिंग हो रहे हैं, सबका अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक समझ गए ना, आगे के श्लोक तो आप ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि संदर्भ तो सेम रहने वाला है। पर्सन चेंज होता है। स्टोरी मैंने आपको बता दी है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अनुवाद करते हैं, उसमें समझाते हैं उसको, युद्ध को मतलब अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं, वही इसमें बताया गया है। तो 1 2 3 4 5 इसमें मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आपको बताया था। 7th और 8 सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे आपने, वैसे तो नहीं करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको एक ही पेज में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें 1-2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में आपसे 35 श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन आप 35 श्लोक तो पढ़ के नहीं जा सकते। कुछ ही बच्चे होंगे जो कि 35 श्लोक पढ़ के जा सकते हैं। तो मैं आपको सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन तो मैं 10 से 12 श्लोक तो मैं आपको करा चुका हूँ, 1-2 श्लोक और बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद ना आए ना, सभी की स्टोरी एकदम इसमें सेम है, सभी में बात की गई है आत्मा की अमरता के बारे में। तो वो स्टोरी आप लिख के आ जाइएगा, आपके मार्क्स इसमें 10 की जगह 7 से 8 आराम से आ सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया जो आपको नहीं आता, तो ये काम आप ज़रूर करके आइएगा पेपर में। और वैसे तो उम्मीद है जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ना, इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, छोटे से ही वैसे श्लोक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से पढ़ लीजिएगा, 15 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन की जो एंडिंग है वो होती है सोचितु महर्षि। तो लास्ट का वर्ड आप याद कर लीजिए। उसके बाद संदर्भ आपको सेम लिखना है, प्रसंग में बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि न केवल मनुष्य अपितु समस्त प्राणियों के शरीर में जो आत्मा है वह अनश्वर और अवध्य है। अवध्य मतलब जिसका वध न किया जा सके। अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना व्यर्थ है। तो शोक किसके बारे में कर रहे हैं? वो अपने परिजनों के बारे में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको संसार की सच्चाई बता रहे होते हैं। उसके बाद हिंदी अनुवाद लिख दीजिएगा 1-2 लाइन का। हे भारत अर्जुन, यह देह को धारण करने वाला आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। तो इतनी सी बात इसमें बेसिकली बता देनी है, छोटे छोटे से हैं। चाहे तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने आपको नहीं कराए उनको आप खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आता है क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 35 एक बार पूछा गया है इसमें, और 32 भी। तो ये भी बेसिकली यही बात कर रहे हैं। इनको भी आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं वैसे, लेकिन मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 33 बता सकता हूँ। योग अवस्था से इसकी स्टार्टिंग होती है। संदर्भ आपको सेम लिखना है, प्रसंग में बता दीजिए।
प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांसारिक आसक्ति को त्याग कर निष्काम कर्म करने का उपदेश देते हुए कहते हैं। तो इतनी सी बात आपको प्रसंग में बतानी है। उसके बाद बता दीजिए इसका हिंदी अनुवाद। हे धनंजय, सांसारिक आसक्ति को त्याग कर कर्मों की सिद्धि और असिद्धि से समान होकर योग में स्थित होकर तुम कर्म को करो। यह समत्व का भाव ही योग कहा जाता है। तो योगस्थ है इसकी स्टार्टिंग है और योग इसमें हिंदी अर्थ में भी आता है। इस तरीके से रिलेट करके आप आंसर को याद कर सकते हैं। और 33 की तो करा दिया है, 32 और 35 को पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटी छोटी सी बात की गई है। कंटेंट मैंने आपको समझा दिया है कि स्टोरी क्या चल रही है। उसी तरीके से आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही बात की गई है। 3 में भी एक स्टोरी चल रही है जिसमें राजा होते हैं जिनका नाम सिंदुल होता है, उनका बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने भोज रखा होता है। उसमें उनका जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है मुंज, तो उनको राज्यभार सौंप देते हैं। अगर आप इस स्टोरी को समझ गए ना, आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 4 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ स्टार्टिंग के, जो बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। और इन 4 क्वेश्चन में से कम 1 से 2 क्वेश्चन आना हर बार कंफर्म है। एक क्वेश्चन तो आप मान ही सकते हैं कि शुरू के 4 में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नहीं पूछा जाता तो कोई बात नहीं, जो इनकी स्टोरी है वो हमेशा सेम रहती है। श्लोक को ही तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो स्टोरी है वो तो स्टोरी आप समझ गए स्टोरी में क्या चल रहा है। तो आप श्लोक को पढ़ करके थोड़ा थोड़ा रिलेट कर कर भी आंसर कर सकते हैं। संदर्भ आपको इसमें भी सेम रहने वाला है। तो चलिए, उसके बाद मैं इसमें आपको कुछ और श्लोक को टिक कर देता हूँ जिसमें आपको भोज प्रबंध में पढ़ लेना है। वैसे तो स्टोरी है। एक आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 29, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है आपसे कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 29 स्टोरी है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो चीज़ों को समराइज़ किया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 29 को एक बार पढ़ लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। याद इतना हो जाए कि आप एग्ज़ाम में इससे रिलेट कर कर आ जाए। उसके बाद इसमें आपका 5 मिनट का काम और बच जाता है। वो किस लिए बच जाता है? इन चीज़ों को ना, आप जितना भी कंटेंट दिया गया है 2 पेज का एक छोटा सा एक स्लाइड दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार ज़रूर। वो किस लिए? क्योंकि हो सके क्वेश्चन अगर इनमें से आ जाए ना, आप स्टोरी को समझ जाएंगे तो आप रिलेट कर कर आंसर को कर सकते हैं। तो इन 2 पेज में जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। वैसे तो नहीं आएंगे इसमें, लेकिन एक बार आप खुद से 5 मिनट निकाल कर पेपर से पहले पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं और सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले तैयार हो जाएंगी। एक पेज ये है और एक पेज मैंने आपको ऊपर दिया है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आप पढ़ लीजिएगा और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा इसमें कंप्लीट। इसमें एक चीज़ और आती है, भोज प्रबंध में कभी कभी आपसे गद्य खंड में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं, हो सकता है गद्य खंड में आ जाए, चाहे कैसी भी आ जाए, चाहे पद्य में आ जाए, चाहे गद्य में आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। संदर्भ ठीक ऐसे ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश कवि भल्लाल सेन विरचित भोज प्रबंध की प्रथम कथा से उद्गृत है। इसमें आपको एक लाइन और ऐड कर देनी है जब आप आंसर को लिखें। जो इसमें गद्य दिया है, इसकी पहला वर्ड, शुरू के 2 वर्ड शुरू के ले लीजिए, लास्ट के 2 वर्ड ले लीजिए और बीच में डॉट 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 कर दीजिएगा, ताकि आपका जो आंसर है वो एक इफ़ेक्टिव मैनर में नज़र आए। तो इसमें भी आपको सेम स्टोरी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से। जो ऊपर मैंने आपको बताया है वही एकदम सेम स्टोरी है, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो आप अगर पढ़ लेंगे इन चीज़ों को तो आपके सारा जो डाउट है, सारा सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एक पेज ये है, इसमें पढ़ लीजिए और
एक पेज ये है। तो छोटी छोटी सी बात सारी स्टोरी से रिलेटेड है जो मैंने आपको करा दिया है। इतना डाटा सफिशिएंट है। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 2 से 3 घंटे में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इतने इजी वे में आपको इस पेपर को तैयार करा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, एक बार पूरा ही दिखा देता हूँ मैं आपको। कंटेंट तो इसमें बहुत सारा दिया गया है, तो इस तरीके से आपको गद्य खंड में भी दिया गया है, लेकिन स्टोरी इसमें मोस्टली सेम ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको सारी वीडियोस में पहुँचा पाया हूँगा। आपके सिलेबस को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि सारा जो पेपर है वो हमारी वीडियो से आ जाए। उम्मीद करते हैं कि लगभग 90+ मार्क्स सभी बच्चों के आएँ जिन्होंने भी हमारी वीडियो से तैयारी की है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है वो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, तो आपके 100 मार्क्स भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के नंबर ना पेपर में ऐड होते हैं। और 100 नंबर में से अगर आप 80 भी लेके आ जाए ना, तब भी ये मान के चलिए कि जो आपकी परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपको भीड़ से अलग कर देगी। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने 5 से 7 फ्रेंड में और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एग्ज़ाम के बाद देखते हैं कि आपका पेपर कैसे आता है। बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, सभी बहुत अच्छा करके आएंगे पेपर में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।